नमस्ते। त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शमिका, एमडी आयुर्वेद। लोगों को पंचकर्म के बारे में बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारी शंकाएं हैं। तो इस वीडियो में पंचकर्म क्या है, क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या है, कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कितना खर्चा आता है, सारी ही जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट कि पंचकर्म हमें क्यों करना चाहिए। दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने ही ये तु संशोधनैर्शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः। इसका क्या मतलब है? जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है। समझो वात बढ़ गया तो वायु की वजह से बीमारियां हो जाएंगी, पित्त बढ़ गया, पित्त की वजह से बीमारी हो जाएंगी, कफ, ये दोषों का इम्बैलेंस है। कम ज्यादा होना अपने शरीर में बीमारियां पैदा कर देता है। बहुत बार हम दवाइयां ले लेते हैं तो इस वजह से दोष बैलेंस हो जाते हैं और बीमारी कम हो जाती है, या फिर हम लंघन फास्टिंग कर देते हैं, डाइट अपना चेंज कर देते हैं, तो इस वजह से भी हमें बीमारी में राहत मिलती है। बट ये दोष अगर उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए कि हमने कुछ भी खाना गलत सलत खा लिया, तो ये दबे हुए दोष वापस उभर के आते हैं और हमें बीमारियां होती रहती है। बट जब हम संशोधन करते हैं, शरीर डिटॉक्स करते हैं और ये बढ़े हुए दोष, बिगड़े हुए दोष शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो वापस बीमारियां नहीं होती है। बहुत बार हम बोलते हैं ना, मुझे जड़ से ठीक करना है, मुझे जड़ से ठीक होना है। तो पंचकर्म जब हम करते हैं तो शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाता है, बढ़े हुए दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो पंचकर्म का ये सबसे बेस्ट फायदा है। पंचकर्म के बाद दोषों का पुनर्उद्भव या बीमारी का पुनर्उद्भव नहीं होता है। तो हमेशा हम सभी को, अगर हम बीमार है या बीमार नहीं भी है, तो साल में एक बार कोई ना कोई पंचकर्म करना चाहिए। इस पंचकर्म के और क्या क्या फायदे हैं? तो शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल आएंगे। तो इस वजह से पहले तो आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन काफी इम्प्रूव हो जाएगा। और आयुर्वेद के अनुसार सारी ही बीमारियों का जड़ जो है वो है मंद अग्नि। रोगाः सर्वेपि मंद अग्नौ। तो आपका अग्नि इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने की वजह से आपके शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, जो धातु हम बोलते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सारे एलिमेंट्स नए बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। पंचकर्म के बाद आप जैसा डाइट लेते हो वैसे ही आपकी बॉडी बनेगी, और अगर बॉडी अच्छी बनी, बॉडी एलिमेंट्स अच्छे बने, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, रिजुविनेशन हो जाएगा, शरीर एकदम से नया हो जाएगा। अगर आप बीमार हो तो वो बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। बहुत बार लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है, बट अगर आप पंचकर्म करवा के, डिटॉक्स करवा के किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें बहुत जल्दी फायदा मिलता है, बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और अगर आप बीमार नहीं भी हो तो आपका शरीर शुद्ध होने की वजह से बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये आपके शरीर का सर्विसिंग है। हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं हर 3 महीने में, 6 महीने में, ताकि गाड़ी अच्छी चले। तो उसी तरह से आपकी बॉडी का डिटॉक्स होने की वजह से बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है और आपको कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे हैं पंचकर्म के फायदे। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, बट ये मेन मेन जो फायदे हैं वो मैंने बताए। अब पंचकर्म कौन से है? पंच मतलब 5 और कर्म मतलब कोई भी क्रिया। तो डिटॉक्स के लिए, शरीर शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आता है, एक तो है वमन। वमन मतलब उल्टी करवाना। ये कफ दोषों के लिए स्पेशली होता है, जिसमें डायबिटीज है, मोटापा है,
थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आपको ऊपरी तरफ पुरानी सर्दी, खांसी, एस्थमा ऐसे प्रॉब्लम है, तो इन सब में वमन दिया जाता है। दूसरा आता है विरेचन, जिसमें होता है पित्त दोष के लिए। पित्त दोष जो बढ़े हुए कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, पेट में जलन, या फिर अल्सर्स है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, मेनोरेजिया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, फाइब्रॉइड, इन सारी ही चीज़ों में पित्त की वजह से, पित्त बढ़े हुए पित्त की वजह से जो भी सारी बीमारियां होती है उसमें दिया जाता है विरेचन। विरेचन के साथ ही दूसरा जो पंचकर्म पित्त दोष के लिए दिया जाता है, या खून खराबी के वजह से जो सारी बीमारियां होती है, जिसमें पिंपल्स आते हैं, सोराइसिस आता है, एक्जिमा आता है, या फिर आपको कोई भी पुराना जख्म है वो ठीक नहीं हो रहा है, जिसमें खून खराब हो गया है, इन सारी चीज़ों में रक्त मोक्षण, रक्त निकालना, ये ट्रीटमेंट करवाई जाती है। ये है तीसरा पंचकर्म, जिसमें खराब खून निकाला जाता है। इसके काफ़ी सारे प्रकार है। वेन से भी आपका निकाला जाता है, इसमें सीरावेद बोलते हैं, या फिर जौक नाम का कीड़ा है वो आपको लगाते हैं, लोकल आपको खून निकाला जाता है, या फिर प्रच्छान नाम का कर्म, बहुत सारे इसमें टाइप्स आते हैं। ये 3 कर्म हो गए। चौथा कर्म आता है जो स्पेशली आता है वायु रोगों के लिए। बढ़े हुए वायु की वजह से कौन सी बीमारियां होती है? जोड़ों का दर्द है, आमवात, गठिया, संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सियाटिका, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, सारे ही जो वायु के बढ़े हुए प्रॉब्लम है, पेट बिगड़ जाना, पेट में गैस होता है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, बगड़ा हुआ हाजमा, इवन इनफर्टिलिटी, इन सारी ही चीज़ों के लिए जो पंचकर्म किया जाता है उसका नाम है बस्ती। इसमें हम एक इनिमा देते हैं। इनिमा एक टर्मिनोलॉजी आप समझने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयल का या फिर काढ़े का इनिमा दिया जाता है अल्टरनेट, लगभग 8 दिन से लेके 10-15 दिन या फिर 21 दिन का भी ये कोर्स हो सकता है। ये आता है चौथा पंचकर्म। ये सारे ही पंचकर्म आपको किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाके ही करवाने पड़ते हैं, आप घर पे नहीं कर सकते। बट पांचवा जो पंचकर्म है आप घर पे ही कर सकते हो। इसको बोलते हैं नस्य। नाक में ऑयल ड्रॉप्स डालना, ऑयल ड्रॉप्स है या घी के ड्रॉप्स है, या फिर वनस्पतियों के रस है, ये हम नाक में डालते हैं, जिसमें कंधे से ऊपर जो पार्ट है हमारा सिर, वहाँ पे जो सारी बीमारियां हैं, जैसे आंखों का नंबर बढ़ जाना, आंखों में कोई तकलीफ है, सर्दी है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, कानों का कोई प्रॉब्लम है, बाल झड़ना, असमय सफेद होना, इन सारी ही चीज़ों के लिए जो पंचकर्म किया जाता है उसका नाम है नस्य। ये काफ़ी आसान है, आप सीख के किसी भी सेंटर में जाके सीख के घर भी ये कर सकते हो। तो ये 5 कर्म मेन है पंचकर्म। इसके अलावा कोई भी पंचकर्म किया जाता है तो उसके पहले ही आपको अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज किया जाता है और स्वेदन स्टीम दी जाती है। कोई भी आप पंचकर्म करवा लीजिए, ये मैंडेटरी है, ये करवाना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों को करता है हमने मसाज करवाया तो हमने पंचकर्म करवाया, तो ये ऐसा नहीं है। पंचकर्म का जो प्रिपरेशन है, पूर्व कर्म है, इसमें हमें मसाज और स्टीम दी जाती है। और जब हमारा पंचकर्म पूरा हो जाता है तो एक 4 से 5 दिन खाने पीने का परहेज रहता है, एक स्पेशल डाइट रहता है, जिस वजह से धीरे धीरे आपका अग्नि बढ़े। तो ये एक पंचकर्म का शेड्यूल है। अब ये कौन कर सकता है? जनरली बच्चों में नहीं किया जाता है। बच्चों में सद्योवमन दिया जाएगा या फिर नस्य कर सकते हैं। बट जो थेरापेटिक है, वमन विरेचन, जिसमें एक कोर्स रहता है, जिसमें लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं, वो बच्चों में नहीं करवाया जाता है। एक 10 साल के बाद और 80 साल तक हम जब जैसे इंसान का बल है उनका देख के, उनकी प्रकृति देख के, उनका प्रोफेशन देख के, सारा कंसल्टिंग करवा के हम ये पंचकर्म करवा सकते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर आपकी प्रकृति देखेगा, बढ़ा हुआ दोष देखेगा, अगर आपकी भी कोई भी बीमारी है, उसकी प्रकृति, उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है वो देखेगा और आपको एडवाइस करेगा कि कौन सा पंचकर्म आपको करवाना चाहिए। जैसे वात के लिए बस्ती है, पित्त के लिए विरेचन और रक्त मोक्षण है,
कफ के लिए हम वमन दे सकते हैं या नस्य भी करवा सकते हैं, तो ये आपको देख के डॉक्टर बताएगा। इसमें कितना समय लगता है, कोई भी पंचकर्म करवाने के लिए आपको नस्य छोड़ दीजिए या फिर रक्त मोक्षण भी छोड़ दीजिए, बाकी के जो 3 पंचकर्म है उसमें लगभग आपको 8 से 15 दिन लग सकते हैं। आपको पंचकर्म सेंटर पे जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ एडमिट होने की सुविधा होती है, वहाँ पे एडमिट होके भी आप ये कर सकते हो, या फिर आपकी नज़दीकी सेंटर में आपको रोज़ 1-2 घंटे आपको निकालना पड़ेगा और रोज़ जाना पड़ेगा। कौन से ऋतु में करवा सकते हैं? अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो भी शरीर अच्छा रखने के लिए अगर आपको पंचकर्म करवाना है, तो सीज़नल पंचकर्म रहता है। तो कौन कब करवा सकते हैं? अगर आपको कफ की प्रकृति है, तो ठंडी के बाद, शिशिर ऋतु के बाद, मतलब अभी जो ठंड शुरू हो जाएगी दिसंबर में, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, उसके बाद जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है, मार्च और अप्रैल का जो सीज़न है, तब शरीर का बढ़ा हुआ कफ पिघल जाता है और वो आसानी से बाहर निकल सकता है। तो उस समय में हम कफ के लिए वमन करवा सकते हैं, या फिर आपको कोई भी कफ की बीमारी है तो उस सीज़न में हम वमन दे सकते हैं। वर्षा ऋतु, बारिश के सीज़न है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब नेचुरली वायु दोष बढ़ जाता है, तब हम बस्ती नाम की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वैसे बस्ती साल भर में हम कभी भी करवा सकते हैं, किसी भी एज में करवा सकते हैं, और सबसे पंचकर्म में से जो आसान बोला जाता है, आपका डेली रूटीन भी फॉलो, आप काम पे भी जा सकते हो, तो उसमें बस्ती एक बेस्ट ट्रीटमेंट मानी गई है। आप बस्ती तब करवा सकते हो, बट स्पेशली वात रोगों के लिए बारिश के समय में बस्ती करवाने के लिए बोला गया है। विरेचन जो है, ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में नेचुरली पित्त बढ़ जाता है, तो उस समय में, जैसे शरद ऋतु हम बोलते हैं, उस समय में विरेचन और रक्तमोक्षण करवाना एडवाइजेबल है। तब हम रक्तमोक्षण या विरेचन नाम का पंचकर्म कर सकते हैं। अब इसमें कितना खर्चा आता है, ये डिपेंड्स, आप कहाँ पे रह रहे हो, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ पे वो डॉक्टर को कितना खर्चा, वो मेडिसिन कितने में पड़ते हैं, वहाँ पे जो थेरेपिस्ट आता है वो कितनी चार्जेस लेता है, वो डॉक्टर जहाँ पे पंचकर्म सेंटर चला रहा है वहाँ का रेंट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके, जो चैरिटेबल है, वहाँ पे जाके एडमिट होके करवाते हो तो काफ़ी कम खर्चे में ये हो जाता है। बट अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक में आप जाते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ सकता है। आप पकड़ के चलो 7 से 15 दिन का कोई भी एक कर्म, मतलब सारे के सारे पंचकर्म एक साथ नहीं होते। अगर कोई बोल रहा है तो वो आपको फंसा रहा है। या फिर वमन कर सकते हैं, या फिर विरेचन कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं। ये कोर्स रहता है, पकड़ के चलो आप 10 दिन का भी कोर्स कर रहे हो तो लगभग उसमें 10 से 20 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। एक कर्म करने के बाद एक 10 से 15 दिन का गैप देके ही हम दूसरा कोई भी कर्म करवा सकते हैं। ये वैद्य डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो लगभग आपको 10 से 15 दिन का कालावधि इसमें लग सकता है, और खर्चा एक मैं मेरी क्लिनिक से हिसाब से बता रहा हूँ, 10 से 20 हज़ार तक का खर्चा इसमें आ सकता है, जिसमें पूर्व कर्म है, जो अभ्यंग है, घी पिलाना है, या फिर मेन प्रोसीजर है, और उसके बाद का डाइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो ये पंचकर्म में कौन सा आपको कितना कितना खर्चा आ सकता है, कब करवाना है, या फिर कितना कालावधि लगेगा, इसके बारे में मैंने बताया आपको। तो ये पंचकर्म के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है कि कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन दोषों में कर सकते हैं, तो पूरी ही जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जितना हो सके गाइड करूँगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, और जिन लोगों को पंचकर्म करवाना है उनके साथ ये सब शेयर कीजिए, और जल्द ही जल्द आपके नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके इन सारी ही बातों की जानकारी दे और पंचकर्म करवाइए, क्योंकि ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपकी बॉडी में इन्वेस्टमेंट है। हम बहुत बार जाते हैं, ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हैं और उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, बट हम पंचकर्म करवाते हैं तो शरीर बहुत अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है,
कोई भी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, या फिर आपको कोई बीमारी है वो ठीक होने में आपको बहुत फ़ायदा होता है, जल्दी वो ठीक होने लगती है, 50% तक वो स्पीड बढ़ जाता है। तो जल्द से जल्द किसी भी नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके कंसल्टिंग करवा लीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आयुर्वेद के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।